हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो। हाँ, तो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किए आप लोगों ने। जहाँ दिक्कत हो हमसे पूछिए, नहीं पूछोगे तो आप खुद का नुकसान करोगे। मेरा नुकसान नहीं करोगे, आपका खुद का नुकसान होगा। इसलिए क्वेश्चन खूब बनाओ। क्वेश्चन जितना बनेगा बनाओगे उतना आपके हाथ साफ होंगे, उतनी स्पीड आपकी बनेगी और उतनी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमें ये दोनों चीज़ मेंटेन करना है, स्पीड बढ़ानी है और गलती कम करनी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग करें। ऐसा नहीं करेंगे तो आपका खुद का नुकसान है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो आपको बोलेंगे ही, करना तो आपको खुद ही है। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स किस तरह से आते हैं। अगर प्रॉब्लम आएंगे तो हम उसे कैसे डील करेंगे, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। ओके, चलिए। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, ये यहाँ तो ज़रूरत है ही, साथ साथ जब आप 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी चार्ज कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। क्या करना है हमें, कैलकुलेट चार्ज कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जिसे कैलकुलेट करना है पहले उसके बारे में तो मालूम हो जाए हमें। किसे कैलकुलेट करना है, चार्ज को कैलकुलेट करना है। और चार्ज क्या है यही नहीं हमें मालूम, तो पहले हमें ये तो मालूम होना है कि ये चार्ज क्या है। तो चार्ज क्या है, कोई आपसे पूछे कि चार्ज क्या है तो क्या जवाब देंगे। सिंपल भाषा में उसे जवाब दे देना है कि चार्ज क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो क्या लिखोगे चार्ज के बारे में चार्ज के बारे में क्या लिखेंगे आप, चार्ज ये क्या है, ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ओके, अब जैसे देखो तो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसका फार्मूला चाहिए होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो। तो हमें ये मालूम हो गया ना, तो इसके थ्रू आप ये इसका फार्मूला निकाल लोगे। कैसे, देखो कि चार्ज किसे कह रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज करते हैं। देखो, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, अभी क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, 1 इंटू ई। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, 1 ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए हमने क्या लिखा, 1 इंटू ई। ये हो गया आपका चार्ज जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। इसी तरीके से फॉर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हुआ तो बताओ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q बराबर 2 इंटू ई। ठीक है, फिर फॉर 3 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हुआ तो, अब समझ में आ गया क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखेंगे, 3 इंटू ई। चार्ज क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चार्ज क्या आया, 3e। 2 हुआ तो 2e, 1 हुआ तो 1e। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से हम लोग नंबर ना लेके, अब हम एक ऐसा एक जनरल इक्वेशन निकालना है हमें जो सभी जगह वैलिड हो जाए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, कितना, अब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बताओ q का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ जल्दी बता दो, हाँ क्या हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा। समझ आया, जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो चार्ज क्या आया, 1 इंटू ई। 2 हुआ तो 2 इंटू ई। 3 ट्रांसफ़र हुआ तो 3 इंटू ई। इसी तरीके से जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का बराबर क्या हो गया, n इंटू ए हो गया। अब n के आप बोलेगा 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो बताइए चार्ज, तो क्या करेंगे, n की जगह पे 20 रख देंगे। 500 हुआ तो 500 रख देंगे। तो एक जनरल इक्वेशन हमारे पास, एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव हो गया। तो जल्दी से नोट करो, फिर फर्दर बताते हैं। ओके, चल। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला डिराइव हो गया। क्या है, Q बराबर N इंटू
ई। इस तरह से चार्ज बराबर क्या हो गया, N इंटू ई। ये आपका फार्मूला डिराइव हो गया। यहाँ पे N क्या है, हाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और ये चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, हाँ बोलो जल्दी, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। ठीक है, तो ये हो गया आपको चार्ज निकालने का फार्मूला, क्या है, Q बराबर N इंटू। अब इसको क्या है, आपको जब फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टेट, वहाँ पर भी इसका यूज़ करोगे। जैसे आपको पूछ देगा, क्या होता है, कई तरीके से पूछता है, या तो कभी चार्ज पूछेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है बताइए चार्ज, या फिर आपको दूसरा तरीके से पूछ सकता है कि आपको पूछ देगा, चार्ज दे देगा, बोलेगा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो फिर भी यही फार्मूला यूज़ करोगे, है ना। चार्ज दिया रहेगा, पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो हमको क्या निकालना होगा, N निकालना होगा। यानी चार्ज को फिर क्या करोगे, ई से डिवाइड करोगे, ई का वैल्यू क्या है, यही है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको। कर लिए, अब देख, तो हमें मालूम हो गया कि Q बराबर NE, और N की जगह पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम अगर नाउ या फिर इफ, अब N की जगह पे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसकी जगह हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब तक क्या हो रहा था, 1 2 3 ट्रांसफर कर रहे थे, इस तरह से हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया, Q बराबर NE। अब N की जगह यानी हमने कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 मोल, यानी या हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या है, 1 मोल है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल का वैल्यू यही होता है ना। ठीक है, अब इस तरह से इसको वैल्यू को रखो Q में, चार्ज निकालना है हमें। 1 मोल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उसके चार्ज का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो कैसे रखोगे, वैल्यू रखो, फार्मूला क्या है, N इंटू ई। N का वैल्यू क्या है, देखो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यही है ना। अच्छा, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हो गया, वैल्यू निकालो। जब इसको पूरा गुना करोगे ना तो आपको एक वैल्यू आएगा, वो आएगा 96500 कूलम। कब, जब आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तब को चार्ज का वैल्यू कितना आ रहा है, 96,500 कूलम आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 96,500 कूलम आया, हेयर 96500 कूलम को हम लोग बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं, ये जो 96,500 कूलम नजर आ रहा है, इसको वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे बोलते हैं। यानी फैराडे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, फैराडे कहेंगे। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ तक नोट करो, फिर फर्दर आगे बता दो। यहाँ तक समझ में आया, एक बार फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया था, चार्ज बराबर हमारा फार्मूला क्या आ गया, N इंटू ई। N क्या है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ठीक है, और E का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। यहाँ तक पता था। अब अगर हमने N की जगह पर, यानी N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हम इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। और उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 मोल बोल सकते हैं। ओके, अब ये वैल्यू को हमने इस फार्मूला में रखा था, क्या N की जगह पे क्या रखा, मोल का वैल्यू कितना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको गुना करोगे तो आपको एक वैल्यू आता है, वो वैल्यू है क्या, 96500। और इस 96500 कूलम को, इस वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। तो जल्दी से नोट करो, फर्दर बता रहे हैं।
कर लिए? ओके। अब देख, तो यहाँ पे जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, देखो तो Q बराबर आपके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या है 96,500 कूलम। ये तब आया जब हमने क्या लिया, N का वैल्यू 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके चले हम, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो फैराडे बोलते हैं। यानी हम लिख सकते हैं Q बराबर 1 × F, बोल सकते हैं ना। तो ये 1 क्या है, देखो तो 1 किसकी जगह पे आ रहा है, 1 मोल की जगह पे नहीं आ रहा है। यानी जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 × F। जब 1 मोल ट्रांसफर हुआ क्या इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज का वैल्यू क्या आया, 1 × F। उसी तरीके से फॉर 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, जब 1 मोल हुआ तो 1 × F। अब अगर 2 मोल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, 2 × F होगा ना। इसी तरीके से जैसे फिर हमने Ne का फॉर्मूला निकाला था, वैसे हम लोग फैराडे के टर्म में निकाल रहे हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 × F। इसी तरीके से N मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हाँ, फॉर N मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देन Q बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, N × F। तो ये हो गया आपको फैराडे के टर्म में आ गया। अब यहाँ पे हेयर N क्या है, देखो दोनों जगह भी N आया है, वहां पर भी आया है। इस N का मतलब अलग है और इस N का मतलब अलग है। इस N का मतलब है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इस इलेक्ट्रॉन N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और इस N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, ध्यान रखना। Q बराबर Ne का मतलब, इसमें जो N है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और यहाँ पे जो N है Q बराबर NF में, ये N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ में आया? तो दोनों चीज फार्मूला एक ही चार्ज निकालने का ही है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, इस पर क्वेश्चन करते हैं तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। चलो, तो अभी हम लोगों ने चार्ज कैसे निकालेंगे वो सीख लिया, ठीक है। उसका फार्मूला हमारे पास 2 तरह के फार्मूले आए, एक Q बराबर N × E आया और एक आया Q बराबर N × F आया। दोनों में फ़र्क है, कंडीशन अलग अलग है, ठीक है। और क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता दिया। अब आइए उस पर क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अल्युमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हमारे पास Q, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, बोलो। हाँ, Q बराबर N × E, यही है ना, ओके। और यहाँ पे N क्या है, N क्या है, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तब बात करते हैं हम लोग अल्युमिनियम आयन का। तो देखो तो इसमें कितना चार्ज नजर आ रहा है, +3। +3 का मतलब क्या हुआ, बोलो, ये हम लोग सीख चुके हैं। +3 का मतलब ये हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें ट्रांसफर हुआ, दोनों में ही ट्रांसफर हुआ। इसमें गया है, इसमें आया है। तो इसलिए तो हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर साइन के साथ लेंगे तो इसके केस में नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। बस हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो अल्युमिनियम आयन पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × E। I का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया किसका, अल्युमिनियम आयन का। उसके बाद कहाँ पूछा है, ऑक्सीजन पे। देखो तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो क्या करोगे, हाँ, 2 × E।
बराबर क्या हो जाएगा 2 into 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये हो गया आंसर। समझ में आया क्या मतलब होता है n का वैल्यू का? n का मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और हम लोग क्या बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसके बात करें मैग्नीट्यूड साइन के साथ बात करेगा कि बताइए साइन के साथ, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, उतना कमी हो जाएगी। और यहाँ नेगेटिव का मतलब उतना एक्सीड कर जाता है। हम लोग जानते हैं नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चल, अब हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ चार्ज निकालना सीख गए, चार्ज निकालना सीख गए, उसका कैसे निकालेंगे ये सीखा अभी। ठीक है, तो उस पर प्रॉब्लम हमने अभी एक देखा, छोटा सा प्रॉब्लम था। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैलकुलेट कीजिए किसमें? सल्फेट आयन में, और सल्फेट आयन का आपको मास दिया हुआ है कितना? 19.2 ग्राम। और आपको आंसर दो तरीके से पूछ रहा है, एक बार कूलम में पूछ रहा है, दूसरी बार फैराडे में पूछ रहा है, तो दोनों में हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे सोचो तो। अगर सिंपल सिंगल सल्फेट आयन की बात करता तो हम क्या करते? यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नजर आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तब इसके केस में आंसर हो जाता क्या? 2 into E, है ना? यही हो जाता ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल आयंस होता तब ना। यहाँ पे ऐसा है क्या? देखो यहाँ पे उस आयंस का मास दिया हुआ है, तब फिर क्या करोगे? पिछला क्लास का यूज आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आयंस की संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस मास में कितना आयन हमें नहीं मालूम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आयंस की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब वो निकालना आप जानते हैं, कैसे निकालोगे? हाँ, नंबर ऑफ आयंस बराबर क्या होता है? बोलो कैसे निकालते हैं? मोल को एवोगैड्रो नंबर से गुना करते हैं, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, यही है ना? ओके। और n का वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम आयंस की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो फिक्स है। तो n का वैल्यू कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो देखो तो क्या दिया हुआ है? आयंस का मास दिया हुआ है, तो जब मास दिया होता है तो मोल कैसे निकालते हैं? बोलो। हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मास कितना है देखो 19.2, और मोलर मास कितना हो जाएगा? जल्दी से जोड़ के बताओ। एक इसमें कौन कौन है? सल्फर है, 4 ऑक्सीजन आइटम है, तो सल्फर का मास कितना? जल्दी बोल। हाँ 32, और ऑक्सीजन का एक का 60, तो कितना है इसमें? 4 है, 16 गुने 4 कितना हो गया? 64, और प्लस 32 कितना हो गया? 96 हो गया। तो यानी इसका मास हो गया, मोलर मास 96 से कट गया, यानी 0.2 मोल आ गया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल आयंस की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ आयंस बराबर 0.2 इंटू Na का वैल्यू 6.02 इंटू 10 to the power 23। ये हो गया आपको आयंस की संख्या। यहाँ तक तो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। ये तो पहले से जान रहे हैं, पिछले क्लास में सीखे थे। ओके, लेकिन हमें पूछा क्या है? कूलम में पूछ रहा है चार्ज। तो चार्ज को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? Q बराबर Ne, है ना? और उसमें n का वैल्यू क्या है? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब देखो, एक सल्फेट आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक सल्फेट आयन पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इतना सल्फेट आयन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा? बोलो कैसे निकालना है? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना है। तो देखो एक सल्फेट आयन पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस नजर आ रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो आपके पास सल्फेट आयन कितने हैं? इतने हैं। तो एक में 2, तो इतना में कितना? क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब 2 इंटू ये कितना हो गया? 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं पहला का आंसर। Q बराबर क्या है?
n इंटू ई, है ना, Q बराबर n इंटू ई। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? यही हुआ ना, क्या है? 0.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो हो गया n का वैल्यू, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ये हो गया। और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं? ओके अच्छा, अब दूसरा पूछ रहा है, क्या है बोलो? फैराडे में। तो फैराडे का कैसे निकालते हैं बोलो? हाँ, Q बराबर n इंटू एफ। क्या है? n इंटू एफ। लेकिन यहाँ पर जो n है वो क्या है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। दोनों में डिफरेंस है। Q बराबर Ne में और Q बराबर NF में फ़र्क है। Ne में मतलब n का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोल कितना ट्रांसफर हुआ। दोनों में डिफरेंस है, याद ध्यान रखना एकदम से, मतलब गलती मत कर देना। तो यहाँ पे अब सेकेंड हमसे पूछा गया है किसमें? फैराडे में। तो एक तो तरीका है कि जल्दी से इसको क्या करो, मोल से डिवाइड कर दो, वो उससे आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपको फार्मूला क्या है? Q बराबर n इंटू एफ, यही है ना। इसमें n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन का मोल ट्रांसफर हुआ। तो देखो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वैल्यू जो है ये मोल ही है ना, ये क्या है? मोल है। और उसके सामने कितना लगा हुआ है? 0.4, यानी कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 0.4 मोल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। फिर से समझना, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल कहते हैं ना। एक मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये तो मोल हो गया। तब एक मोल जब ट्रांसफर हुआ तो 1 इंटू ई। अब यहाँ पे कितना लगा हुआ सामने? 0.4, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 0.4 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो हम यहाँ पे यानी n की जगह पे क्या लिखोगे? 0.4 इंटू एफ। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं? जल्दी से नोट करो। या चाहते तो आप इसको क्या कर सकते थे? एवोगाड्रो नंबर से आप क्या करोगे? भाग दे दोगे तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चल, तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाना सीख लिया है, अब बना लेंगे आराम से। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, देखो तो पढ़ो तो क्या है? हाउ मच चार्ज प्रेजेंट ऑन 0.1 मोल ऑफ क्यूप्रिक आयन। आपको क्यूप्रिक आयन दिया है, कितना है? उसका अमाउंट दे दिया है, कितना है? 0.1 मोल, और इस पर चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सीखे अभी अभी। क्या करोगे? अगर सिर्फ सिंगल क्यूप्रिक आयन बोलता तो क्या करते? इस पर कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 2 का हुआ है। देखो 2 पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं, तो 2 इंटू ई हो जाता। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। इसका क्या किया है? आपको मोल दे दिया है। तब क्या करोगे? पिछला केस में मास दिया हुआ था, तब हमने मोल निकाला था। फिर क्या किए थे? आयंस की संख्या निकाले थे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाले थे। ऐसे किया था ना। बस यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ मास नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट मोल दे, तो और आसान हो गया। क्या करेंगे बोलो? तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ आयंस की संख्या निकालो। नंबर ऑफ आयंस ऑफ किसका? क्यूप्रिक आयन का, Cu++ कितना हो जाएगा? कैसे निकालोगे? मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। देखो मोल कितना दिया है? 0.1 इंटू Na। कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गया आयंस। आपके पास आयंस कितने आ गए? 0.1 मोल। ओके अच्छा, अब देखो हमें क्या चाहिए? n का वैल्यू। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक क्यूप्रिक आयन पे, एक यानी एक कॉपर पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो आपके पास क्यूप्रिक आयन है कितना? इतना। तो 1 पे 2 तो इतना पे, हाँ 2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.1 इंटू Na।
अब ये आपको आ गया इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ उसका वैल्यू आ गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं क्या क्या, चार्ज Q बराबर N इंटू ई, एन का वैल्यू रखो कितना 2 इंटू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू कूलम्ब। ओके, तो ये हो गया कूलम्ब में आंसर। अगर यही चीज़ आपको फराडे में पूछता तो तब क्या करते हैं, बोलो। देखो, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कितना फराडे आता है 1F, है ना, यही था ना, Q बराबर N इंटू एफ आया था। यहाँ पर N का वैल्यू क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यही है। अब उसी तरीके से देखो, तो जब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। इसके सामने कितना नंबर नजर आ रहा है 0.2, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना मोल ट्रांसफर होता है 0.2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से फराडे के टर्म में कितना आ जाएगा 0.2 फराडे, ये आंसर हो जाएगा। कूलम्ब में ये आंसर हो जाएगा। या फिर इसी को अगर आप चाहो तो फराडे में चेंज कर दो, कूलम्ब में चेंज कर सकते हो 0.2, और फराडे का वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम्ब। देखो दोनों वैल्यू सेम आएगा, ये वाला समझ आया। तो ये था चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका। तो इसको हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसका एप्लीकेशन यहाँ तो थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम एप्लीकेशन जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th में, वहाँ पर ये आएगा और वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी सीख लिया है कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना होगा, उसे सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, हेडिंग डालोगे आइसोटोप्स, पहले उससे पहले लिखो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, देखो आइसो टर्म आपको पूरी साइंस में, पूरे हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं करें, पूरे साइंस में कहीं पर भी आपको नज़र आ जाए आइसो, उसका मतलब हो जाता है सेम। क्या होता है आइसो का मतलब, आइसो कहीं पर भी नज़र आ जाए पूरे साइंस में तो आपको उसका मतलब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो आइसोटोप्स का मतलब होता है वो एटम जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ उसे क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिखोगे एटम्स विथ सेम atomic number, atoms with same atomic number but different mass number। एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम होना चाहिए और मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो C612 एंड C614, C612 एंड ये दोनों क्या है, देखो नीचे में जो रहता है क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का सेम 66, लेकिन मास नंबर क्या है, इसका 12 है, इसका 14 है। तो ये क्या हुआ, कार्बन के आइसोटोप्स हुए। क्या हुए, कार्बन के आइसोटोप्स हुए। दूसरा एग्जांपल देखो क्लोरीन का 35 एंड 37, ये दोनों क्या है, देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ये भी क्या हुए, आइसोटोप्स हुए। किसके, क्लोरीन के। एक और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 1H1, 1H2 और 1H3, इसको कहीं आपको लिखा भी मिलेगा 1D2 और ये लिखा होगा 1D3।
देखो इसको कहते हैं प्रोटियम। क्या है ये? प्रोटियम। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। और ये है ट्रीटियम। ये क्या है? 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रीटियम। ये तीनों क्या है? देखो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम 1 1 1, बट मास नंबर देखो इसका 1, इसका 2, इसका 3। मास नंबर क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। तो ये सभी किसके आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हो गए? आपसे पूछा जा सकता है कि कितने हैं? 1 2 3, 1H1 1H2 और 1H3। इसी जो ड्यूटेरियम नजर आ रहा है इसको हम लोग हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसको हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो फिर आगे बताते हैं। कर लिए? चल, तो ये था आइसोटोप्स। अब दूसरा टर्म है आइसोबार। फिर देखो यहां पर भी लगा हुआ है, क्या है? आइसो टर्म लगा हुआ है। दूसरा टर्म है हमारे पास आइसोबार। यहां पर भी क्या लगा हुआ है? आइसो लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर क्या सेम होगा? तो जैसे पिछला में क्या था? एटॉमिक नंबर सेम था, तो यहाँ पे मास नंबर सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? एटम्स विथ सेम एटॉमिक मास या सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या हो? मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, लेकिन इसका दोनों का मास सेम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 जानते हैं हम लोग, और कैल्शियम का 20। देखो एटॉमिक नंबर क्या है? डिफर कर रहा है, लेकिन मास नंबर सेम है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। कर लिए? चलो तीसरा टर्म। ये सब दोनों टर्म उतना तो नहीं पूछता है, लेकिन जो तीसरा टर्म बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझना, वो वहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं बहुत। मतलब जब भी आपको केमिकल बॉन्डिंग या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में या फिर एक और है पीरियोडिक टेबल, 3 चैप्टर में आसान क्वेश्चन पूछना होगा तो उसको जरूर टच करता है। वो क्या है तीसरा टर्म? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो इसमें भी नाम लगा हुआ है आइसो, तो हमने अभी भी आपको बताया आइसो जब भी लगा होगा क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर क्या सेम होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे पूछा जाए तब क्या खोजोगे? उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या से खोजोगे। तो क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? स्पीसीज विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या खोजना है आपको? वो स्पीसीज जिसका क्या हो? इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, नियॉन एंड सोडियम आयन। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? पता करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोग निकालना जानते हो? बोलो कैसे करोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया ना कि क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब क्या खोजोगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना जानते हैं हम लोग, कैसे निकालोगे? बोलो। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने वक्त क्या खोजना होता है हमें? उस पर देखना है कि कोई चार्ज है भी या नहीं। अगर कोई चार्ज नहीं है तो फिर उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। नियॉन का एटॉमिक नंबर देखो कितना होता है? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। ठीक है, लेकिन जैसे ही चार्ज नजर आ जाए तब फिर क्या होना होता है? हाँ, हम लोग थोड़ी देर के लिए गजनी बन जाते हैं। याद है ना क्या बोले थे?
जैसे ही चार्ज आए, कोई भी चार्ज का चार्ज हो, आपको पहले क्या बनना है, गजनी बनना है, गजनी बन के भूल जाना है और फिर से याद आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो इस पर देखो चार्ज है, हाँ है, तो इसका मतलब इस पे चार्ज है, तो इसका हमको क्या बनना पड़ेगा, गजनी, यानी चार्ज को भूल जाओ। तो चार्ज को भूल कर तब देखेंगे तो क्या हो गया, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, हाँ 11 है। 11 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन ये तब हुआ ना जब हम इस पर इसके चार्ज को भूल गए, यही था ना, यही तरीका बताए थे आपको। तो चार्ज को भूल कर गए तब तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लेकिन अब ये एक चार्ज है, वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन एक मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो था कितना, 11, अब एक निकल गया तो बच कितना गया, 10, यानी इसमें भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, बोलो, हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हुए। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, सिलिकॉन आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन। क्या ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तब क्या खोजोगे, हाँ क्या खोजना है हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो सब में इलेक्ट्रॉन। देखो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चार्ज है कितना, +2, तो चार्ज को भूल जाओ। ऐसे भूलने के बाद इस पर किसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 12, तो 12 में से 2 गया 10, यहाँ हो गया 10। यहाँ पे बोलो था कितना, 13, 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना हो गया, 10। यहाँ बोलो था कितना, 14, 14 था, 4 निकल गया, बस कितना गया, 10। यहाँ पर देखो इसके पास था कितना, 9, 1 माइनस न ज़्यादा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था, 9 + 1 कितना हो गया, 10। यहाँ देखो 8 था, 2 आ गया, 10। यहाँ 7 था, 3 आ गया, 10। तो देखो तो सभी में इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब ये सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपको हमने लिया है क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम और स्कैंडियम। चल बताओ क्या ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो क्या करोगे, हाँ वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें क्या खोजना होगा, याद रहे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लोगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बराबर आते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या खोजो, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था, कितना एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 था, कितना 17, 1 माइनस है मतलब 1 आ गया, तो कितना हो गया 18। इसका बोलो था कितना 16, 2 माइनस मतलब 2 आ गया, यहाँ भी हो गया 18। यहाँ बोलो इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका एटॉमिक नंबर 18, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 18। इसका बोलो, हाँ पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर, 1 पॉजिटिव है तो 1 निकल गया, बच कितना गया, बोलो 18। इसका 20 था, 2 निकल गया 18। इसका 21 था, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, हाँ 21 में से 3 गया तो कितना हो गया 18। देखो सभी में इलेक्ट्रॉन सेम, यानी ये सभी भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो समझ में आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछेंगे आप क्या खोजोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। कर लिए, चल अगला टर्म है आइसोटोन्स। फोर्थ है आइसोटोन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसो फिर देखो इसमें लगा हुआ है आइसो, मतलब यहाँ पर भी सेम होगा। तो आइसोटोन्स किसे कहते हैं, तो आइसोटोन्स उसे कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। आइसोटोन्स किसे कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कह रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। आइसोटोन्स किसे कहेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। द स्पीसीज विथ सेम नंबर ऑफ क्या चीज, न्यूट्रॉन्स, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम एंड सोडियम। अब आपसे पूछा गया है कि क्या ये दोनों आइसोटोन्स हैं, तो क्या खोजोगे आइसोटोन्स के केस में,
जब भी आइसोटोन्स पूछेगा क्या खोजेंगे आप, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालना जानते हैं, कैसे निकालोगे बोलो? हाँ, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे। तो मैग्नीशियम का मास नंबर कितना, जल्दी बोलो तो आँख फोड़ देंगे, बोलो। हाँ 24, और एटॉमिक नंबर 12। तो 24 में से 12 गया, कितना हो गया? 12। मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 12। सोडियम की बात करो, इसका मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर हाँ 11। तो 23 में से 11 गया, कितना हो गया? 12। ये भी हो गया 12। तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? सेम हो गई। इसका मतलब ये जो है ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स कहलाएंगे। समझ में आ गया? नोट करो जल्दी से। ओके चल, एंड द लास्ट टर्म है आइसोस्टर्स। फिफ्थ टर्म है आइसोएस्टर्स। ये क्या है? अब यहाँ पर भी कुछ लग रहा हुआ है आइसो, आइसो मतलब फिर यहाँ पर भी कुछ क्या होगा? सेम होगा। तो आइसोएस्टर्स किसे कहते हैं? आइसोएस्टर्स उसे कहते हैं जिसमें दो चीज़ सेम होना चाहिए। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या और साथ ही साथ एटम की संख्या। आइसोएस्टर्स किसे कह देते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो और साथ ही साथ एटम की संख्या भी सेम होनी चाहिए। लिखोगे इसके बारे में, मॉलिक्यूल्स विथ सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो? एटम की संख्या सेम हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तभी वो क्या कहलाएगा? आइसोस्टर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, CO2 एंड N2O। अब ये आपसे पूछा गया क्या ये दोनों आइसोस्टर्स हैं? तो पहले हमें क्या खोजना है? हमें दो चीज़ खोजना है, नंबर ऑफ एटम भी और इलेक्ट्रॉन भी, तभी होगा। तो पहली बात करते हैं नंबर ऑफ एटम की। देखो तो क्या दोनों में सेम है? देखो, कार्बन का एटम 1, ऑक्सीजन का एटम 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3 है। इसमें बोलो, नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, टोटल कितना हो गया? 3। यहाँ पर यानी नंबर ऑफ एटम हो गया सेम। अब एक चीज़ और सेम हो जाए तो ये आइसोस्टर्स कहलाया जाएगा। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लगा, पता करो कैसे करते हैं। यहाँ तो कोई चार्ज भी नहीं है तो और आसान है। बोलो, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। तो 1 यहाँ पे कितना है? 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 × 8 कितना हो गया? देखो तो 8 दूना 16, 6 22। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें हो गई 22। इसमें देखो, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो एक नाइट्रोजन में 7, 2 में 7 × 2 और ऑक्सीजन में 8। तो देखो तो कितना आया? 7 दूना 14 और 8 22। यहाँ पर देखो एटम की संख्या भी सेम हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम हो गई। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? आइसोस्टर्स हैं। कोई दिक्कत? तो ये 4-5 टर्म था, इसमें से आपको 2 टर्म स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखने हैं। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा आइसोटोन्स। बाकी ना भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन वो 2 टर्म पे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप क्वेश्चन बनाओगे तो मिलेंगे बहुत सारे। तो जल्दी से नोट करो, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके चल, कुछ क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ, आपको बनाने हैं। पहला क्वेश्चन एक हम बनाते हैं, बाकी के लिए आपके लिए छोड़ेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है हमें पता हो गया है। क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो हमें क्या खोजना पड़ेगा? सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या खोजनी पड़ेगी। जिसमें सेम हो जाएगा वही आपका आंसर मिल जाएगा, खोजो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितना हो जाएगा? तो कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 1, ऑक्सीजन में 8, तो 8 दूना 16, 6 22। इसमें हो गया 22। इसमें देखो नाइट्रोजन में 1 में 7, 2 में 14, 14 और 8 22, यानी यहाँ भी 22, यानी यहाँ एक तो ये तो हो गया। क्या अगला ऑप्शन भी होगा कि नहीं होगा हमें नहीं मालूम। तो हमें क्या करना होगा? या तो पूरा पता कर लो, लेकिन अगर सिंगल ऑप्शन वाला है तो यहीं पर आंसर हो गया आपका, तो आगे छोड़ देना है।
लेकिन अगर मोर देन वन वाला ऑप्शन वाला होगा तो आप यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे, आप फिर बाकी को भी चेक करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ बोलो, देखो तो कितना है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 8 दूना 16, 7 कितना हो गया, 16 7 हो गया आपको 23, और एक 24 हो गया इसमें, और इसमें हो गया 22। अभी यहाँ निकाला था, यहाँ 22 हो गया, यहाँ 24 हो गया, तो ये तो नहीं हुआ। इसकी बात करो, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 और 6 13, एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, 13 1 14, यहाँ पे हो गया 14। इसकी बात करो, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 8 है 6 14, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, दोनों तो बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये भी होगा। इसका बात करें, चलो देखो, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 16, ऑक्सीजन के 8, 8 दूना 16 और 16 कितना हो गया 32, इसमें हो गया, और इसमें 22 हो गया, तो 32 22 ये नहीं है, यानी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और 2 नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये आप 4 हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से भी आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है आइसोलेट इलेक्ट्रॉनिक्स, बस ऑप्शन चेंज किया गया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, अब बना के हमें आंसर बताओ कितना आया। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।